नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम आज हिमाचल प्रदेश के कुटलैड़ विधानसभा पहुंची है। ये विधानसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां की जनता को अपना सांसद चुनना है, उसके साथ साथ महज 16 महीनों में एक बार फिर से अपना नया विधायक चुनना है। जी हां, इस 15 महीने के सरकार के कार्यकाल के दौरान यहां पर दूसरी मर्तबा विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी विवेक शर्मा हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार के इस सियासी रण में ये किस तरीके से चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले तो विवेक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जिस तरीके से ये राज्यसभा के चुनाव हुए, उसके बाद परिस्थितियां राजनीतिक बदली, तो आपके लिए एक चुनावी अवसर आया, तो किस तरीके से आप इस पूरे ही घटनाक्रम को देखते हैं और उपचुनाव आपके लिए क्या चुनौती पैदा कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। और जहां तक बात चुनौती और चुनाव की है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें अतीत में लेकर जाना चाहूंगा। मैं पिछले 30 वर्ष से जो है वो राजनीतिक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए थे। एनएसए का अध्यक्ष बना 1996 में और लगातार जो है 30 वर्ष का जो कार्यकाल तकरीबन मेरा जो है वो संगठन के अलग अलग पदों के ऊपर काम करने का रहा है। 2017 में मुझे कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जो है वो टिकट यहाँ पे दिया गया। चुनाव लड़ा, विपक्ष की लहर थी। 26,000 के करीब जो है मुझे उस समय वोट पड़े और उसके बाद निरंतर हम पार्टी के लिए काम करते रहे। उस समय मैं प्रदेश में सेक्रेटरी था, बाद में मुझे जिम्मा दिया गया जिला के कार्यकारी अध्यक्ष का। मगर इलेक्शन से जो 2022 का चुनाव था, उस चुनाव के 3 साल पहले मैंने जो एक फैसला लिया कि संगठन की कहीं ना कहीं मजबूती हम नहीं है। उसके चलते मैंने जो है वो ब्लॉक का अध्यक्ष पद जो है मैंने लिया और अपने यहाँ पे जितना भाई एक जिसको कह सकते हैं कि बार बार कुटलैड़ में कहा जाता है कि यहाँ पे गुटबाजी है, हमने उस गुटबाजी को खत्म करते हुए जो है संगठन के सभी लोगों को, जो हमारे पुराने लोग भी थे, सीनियर लोग भी थे, सभी को एक मंच के ऊपर लाके जो है खड़ा किया और सबको साथ लाके जो है पार्टी के लिए काम करके यहाँ पे इतनी मजबूती यहाँ पर हमने खड़ी की। और एक वायदा हमने सभी ने कसम ली कि कांग्रेस हाईकमान जिसको भी टिकट देगी हम उसका साथ देंगे, उसके साथ चलेंगे। और इसी दौरान जो है वो भाजपा से आए जो प्रत्याशी हमारे पिछली बार यहाँ से रहे, पार्टी हाईकमान ने उन्हें टिकट दे दिया और उसके बावजूद भी हमने जो हमारा वायदा था, हमने उस वायदे को मानते हुए जो है वो काम किया और यहाँ से जो है वो 30-32 साल के बाद जो कांग्रेस यहाँ से जीत कर गई। और मगर कांग्रेस की जीत होने के बाद भी कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में जब समय रहते हम देख रहे थे कि कार्यकर्ताओं में जो है वो ना वो जोश था, ना कार्यकर्ता बोल नहीं पा रहा था। कारण था कि कहीं ना कहीं जो उनकी विचारधारा थी, वो जिस विचारधारा से आए थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो हमारे लोग, जिन लोगों ने 30 साल संघर्ष किया, उनको नजरअंदाज करना उन्होंने शुरू कर दिया। मगर और ये बातें चर्चा में चली गई कि ये व्यक्ति जो अगली बार जो है कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेगा। मगर बीच में घटनाक्रम हुआ, राज्यसभा का चुनाव आया, हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि बीच में क्या सियासत बीच में क्या चल रही है। और राज्यसभा के चुनाव के बाद जिस तरह से प्रदेश के लोगों के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई और इन लोगों ने जो है वो चाहे पैसा लेके या अब देखो कोर्ट और हर चीज मुख्यमंत्री के मंच के ऊपर ये बातें निकली हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हुई हैं जिनके चलते जो है इन लोगों ने जो है पार्टी के साथ जो है वो धोखा किया। और एक मतलब एक शाम इकट्ठे बैठ के एक टेबल के ऊपर बैठ के उसी राज्यसभा के कैंडिडेट के साथ आप बैठते हैं और दूसरे दिन सुबह जो है उसी के खिलाफ वोट डालते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक सियासत और कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी एक साजिश जो इनके अंदर चल रही थी, जिसका जो है नुकसान जो है वो प्रदेश को तो हुआ ही। विवेक जी, जिस तरीके से आपने काफी तफसील से बताया कि किस तरीके से आपका राजनीतिक सफर रहा है और कुटलैड़ जो है वो काफी महत्वपूर्ण विधानसभा इसलिए बन जाती है, विधानसभा का क्षेत्र इसलिए बन जाता है क्योंकि सत्ता पर बैठी कांग्रेस की सरकार को स्थिरता जो है वो क्या कुटलैड़ दे पाएगा। और दूसरी तरफ आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी लड़ाई आपके ही पुराने साथी के साथ है,
किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय लग गया कांग्रेस को 2022 में यहां जीत दर्ज करने में, लेकिन फिर से 15 महीने में दोबारा से जीतना कितना चुनौती मानते हैं? देखिए, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो पिछली बार की जीत थी वो कैंडिडेट की जीत नहीं थी, वो जो कांग्रेस पार्टी के लोग, जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ी, वो जीत उनकी थी। क्योंकि उस समय चेहरा नहीं देखा गया, उस समय देखा गया कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताना है, बशर्ता कोई भी उसमें कैंडिडेट हो। और यही प्रण लेके जो सभी चले थे कि जिसको भी मौका मिलेगा हम लोग सब इकट्ठा होकर जो उसमें, ये ठीक था कि उस टीम का हिस्सा वो नहीं थे, मगर उसके बावजूद भी हमने जो वायदा लोगों के साथ किया था, हमने उस वायदे को मानते हुए जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहां से जिताया और अच्छे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी यहां से जीती। 32 साल के बाद जीते और अच्छे मार्जिन के साथ। मगर आज आपको एक बात की और हैरानगी होगी कि अगर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ कांग्रेस होती, तो जब वो यहां से छोड़ के गए तो कुछ लोग उनके साथ जाते, मगर एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जीत जो थी वो कांग्रेस पार्टी की थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता की थी, कांग्रेस के उन पदाधिकारियों की थी जिन लोगों ने वहां पे काम किया। तो यहाँ पर अब ये चुनाव तो कांग्रेस का है और कांग्रेस के साथ ही है, और हमारे लोग आज भी एकजुटता के साथ वहीं खड़े हैं। तो चुनाव मैं नहीं समझता कि चुनाव में कोई बहुत दिक्कत वाली बात है। और जनता के साथ जो वायदे सरकार ने किए थे, जिन वायदों को लेकर सरकार सत्ता में आई है, चाहे वो ओपीएस की बात हो, चाहे वो महिला पेंशन की बात हो, 1500 रुपए की बात हो, जनता, क्योंकि हिमाचल जो राज्य है वहां पे अधिकतर लोग पढ़े लिखे लोग हैं और लोग इस बात को जानते हैं कि सत्ता में सरकार है, सरकार को कोई गिरा नहीं सकता, और लोगों को अपने छोटे छोटे काम जो करवाने हैं उसके लिए सत्ता जो है बहुत जरूरी है। तो जनता जानती है कि सत्ता पक्ष के साथ उन्हें चलना है। और वैसे भी कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, कांग्रेस में वायदों के ऊपर काम कर रही है, तो निश्चित तौर के ऊपर लोग कांग्रेस की, क्यों अब आज में प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो प्रदेश का चुनाव जो है प्रदेश के मुद्दों के आधारित हो रहा है। इसमें यहाँ पे कोई केंद्र की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही जिसके लेके कोई वोट बैंक यहाँ पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे तो एक बात है कि साफ छवि के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जो एक आम परिवार से निकल के यहाँ पर पहुंचे हैं, उन लोगों को जो है देखते और उनके लिए हौसला बनकर जो खड़े होने वाले जो कार्यकर्ता हैं, आज वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ स्थिरता से काम करे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि हमीरपुर पार्लियामेंट से और लोअर हिमाचल से पहली बार कांग्रेस को मौका मिला यहाँ पे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का। तो जनता जो है इस बात के साथ जाएगी कि हमें अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चाहिए। तो जनता ने मन बनाया है और निश्चित तौर के ऊपर कुटलैहड़ जब सरकार को मजबूती की तरफ की आएगी तो कुटलैहड़ जो है मैं समझता हूँ कि सबसे पहला जो है वो विधानसभा होगा। विवेक जी, जिस तरीके से आपके इस उपचुनाव के चुनावी रण में आप ही के पुराने साथी जो हैं वो आपके बिल्कुल आमने सामने हैं, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं जिस तरीके से भुट्टो को कुट्टो का बयान दिया, उसके बाद काफी सियासत जो है वो तेज हुई। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं कि कुटलैहड़ की जनता पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, देखिए, जनता तो पहले से सब कुछ जान रही है, जनता को तो पता है कि क्या चल रहा है। और मुख्यमंत्री ने जो बात कही थी, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि लोकतंत्र में वोट के माध्यम से वोट के माध्यम से किसी व्यक्ति को चुना जाता है, वोट के माध्यम से ही उसको जो है वो राजनीति से बाहर किया जाता है। तो ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, तो उनको जो है वोट के माध्यम से आप निकालो, कि जो वोट की मार है उसकी जो वोट की मार होगी, उस मार के साथ जो है उनको आप उनका बदला लो, या जो आपके साथ जो धोखाधड़ी हो उसका आप बदला लो। तो मुख्यमंत्री का कहना जो था वो जनता भी इस बात को समझ रही है और जनता में इस बात का एक मैसेज भी गया कि खुद मुख्यमंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात में दम है कि ये व्यक्ति लोगों ने मुख्यमंत्री का सहारा लेकर सरकार में का फायदा भी लिया और लेने के बाद जो है सरकार के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक नारा हमने पिछले कुछ दिनों में जो है वो जनता के बीच सुना है, खासकर हमीरपुर और इस ऊना के इलाके में, कि एक वोट पीएम को, एक वोट सीएम को। और दूसरी तरफ देखें तो मुख्यमंत्री भी जो है वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, उप मुख्यमंत्री जो हैं इसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। लोकसभा के चुनाव और ये विधानसभा के उपचुनाव एक साथ होना आप
इस जो इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं? आज से पहले भी कई बार लोकसभा के साथ उपचुनाव हुए हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है। और ये जो नारा मैंने तो, आप बोल रहे हैं, मैंने तो ऐसा सुना नहीं। जनता समझदार है, जनता कांग्रेस पार्टी की जहां बात है तो कांग्रेस पार्टी की बात के साथ जनता चलने वाली है। और ये तो एक चुनावी स्टंट है कि एक वोट इसको, एक वोट उसको। जनता पता है, अगर जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं उन्हें पता है उन्हें कहाँ जाना है, और जो जिस विचारधारा का व्यक्ति है वो अपनी विचारधारा के साथ चलता है। मगर जो एक न्यूट्रल वोटर है, जो न्यूट्रल वोटर है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो देखता है कि मेरा फायदा किसमें है। आज लोगों को जो है, अगर मैं बात करूं, लोग, जनता जो इमीडिएट रिलीफ में जाते हैं। जनता को पता है कि सरकार कांग्रेस की है और अभी 15 महीने ही सरकार बने हुए हैं, अभी 3.5 साल का जो कार्यकाल का है। तो जनता को सत्ता में रहना है और सत्ता में रहने के लिए जनता को सत्ता के साथ चलना है। तो निश्चित तौर के ऊपर लोग समझदार हैं, लोगों का मन सत्ता के साथ है। और आज से पहले भी उपचुनाव हुए और ज्यादातर उपचुनावों में जो है लोगों ने जो है, क्योंकि ये जैसे सरकार का 5 साल का कार्यकाल है, अगर चुनाव 2.5 साल के बाद हो तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी की बात आती है। मगर अभी तो सरकार बनी है, अभी तो सरकार का स्टार्टर है और बीच में डिजास्टर का टाइम भी आया। तो सरकार अभी बनी है, सरकार को अपने काम करने हैं और जनता चाहती है कि सरकार को भी मौका दिया जाए काम करने का। तो जनता का मन है कि लोग सरकार के साथ जाएंगे। पर जयराम ठाकुर तो कह रहे हैं कि 4 तारीख को जो है वो देश में जो है भाजपा की सरकार बनेगी और प्रदेश में भी। वो कैसे? ये तो 2 महीने पहले भी कह रहे थे वो जी, ये तो 2 महीने पहले भी कह रहे थे कि सरकार गिर रही है। मगर एक चीज बताइए कि कौन सी आंकड़े के आधार के ऊपर वो इस बात को कह रहे हैं। आज 34 सीटें हम कांग्रेस के पास है, 6 के ऊपर चुनाव हो रहा है। 3 लोगों अभी भी जो है वेटिंग में है, रिजाइन दिया है। अगर उसका भी चुनाव कल को होता है, सत्ता में आने के लिए उनको जो है वो कम से कम उनको जो है 10 सीटें चाहिए। 9 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है, तो भाजपा सत्ता में कैसे आएगी? किसी आंकड़े में नजर नहीं आ रहा है कि भाजपा सत्ता में आ रही है। दूसरी बात, हालात ये हैं कि लोग जो है वो सरकार के साथ चल रहे हैं और हालात ये हैं कि 6 के 6 उपचुनाव जो हो रहे हैं इसमें कांग्रेस आ रही है। और जो आंकड़ा पिछली बार 43 का था, हमें लग रहा है कि 43 का आंकड़ा दोबारा फिर आके वैसे के वैसे खड़ा हो जाएगा, मगर चेहरे नहीं होंगे। आंकड़ा वहीं खड़ा होने वाला है। हमारे 6 सीटें ये भी आएंगी, 3 आएंगी, 3 भी आएंगी। मगर जो है वो क्योंकि जयराम ठाकुर ये जो बात कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर की जो जवाबदेही आज केंद्र की तरफ बनती है। क्योंकि जयराम ठाकुर इस पूरे एपिसोड में अगर किसी का फेलियर हुआ है तो वो जयराम ठाकुर का हुआ है। क्योंकि जयराम ठाकुर विपक्ष की नेता की भूमिका में थे और वो अपना एक भी जो स्टेप उन्हें चला था उसको कामयाब कर नहीं पाए। अब वो कह रहे हैं कि सरकार पलट जाएगी। अगर आप बताइए, 2/3 बहुमत के साथ हमें जाना है। कौन सा व्यक्ति, कौन सा एमएलए जो 2/3 बहुमत के साथ आज जा रहा है? अगर 2/3 बहुमत के साथ अगर जाना होता तो सरकार तो पहले गिर जाती। तो सरकार तो किसी उससे गिरती नजर नहीं आ रही है। तो ये सब मन गढ़ंत बातें हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये मुगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि ठीक है जी ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बड़ी मजबूती के साथ काम कर रही है और आने वाले समय में और मजबूती के साथ काम करेगी, क्योंकि अभी लोगों को विश्वास इस बात का हुआ। और ये आप देखिए, पहली बार हुआ होगा कि चुनाव आयोग में आप एक एप्लीकेशन दायर करते हैं कि 1500 रुपए नहीं देना है, और पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग ने भी उसके ऊपर फैसला दिया, चुनावों के भीतर ही दोबारा 1500 रुपए की बहाली के लिए आज 1500 रुपए का फार्म जो भरना शुरू हो गया। तो जो सरकार महिलाओं के लिए बिल लाने की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ आप महिलाओं के खिलाफ जाकर जो उनका जो 1500 रुपए उनको आर्थिक सहायता हम देने की कोशिश कर रहे थे और दे रहे हैं, आप उसके खिलाफ जा रहे हो। तो आपका पहले तो आप अपना विजन क्लियर करिए कि आप चाहते क्या हैं। आप महिलाओं के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? आपने 15 लाख की बात की, 15 लाख तो आप एक बार दे नहीं पाए ना। आपने कहा कि जी जो फार्म भरे जा रहे हैं वो झूठे हैं। हम अगर अपने अकाउंट में पैसा भी अगर बैंक से निकालना है तो उसके लिए भी एक पेपर भरा जाता है। सरकार के पास भी कोई दस्तावेज चाहिए अगर आपने उसको कुछ पैसा है। मगर 15 लाख के लिए आपने कौन सा दस्तावेज दिया था? तो वो तो पहले पता था कि 15 लाख रुपए नहीं आ रहा है, मगर 1500 रुपए के लिए वो दस्तावेज जा रहा है, सरकारी दफ्तर में कोई दस्तावेज जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो पैसा आपको मिलेगा और लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया।
तो कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। हमारा विजन क्लियर है और मुख्यमंत्री का और सरकार का 34 विधायकों की सहायता के साथ जो पॉलिसियां हमने बनाई हैं उनके ऊपर पूरा वर्क किया जा रहा है और उनके ऊपर काम भी किया जा रहा है। आने वाले समय में जो बाकी भी काम बचे हैं उनके ऊपर भी काम होगा। तो क्या विवेक शर्मा के सपोर्ट में जो है स्टार कैंपेनर भी कुटलेड़ में जो है मोर्चा संभालेंगे? देखिए, अगर मैं बात करूं स्टार कैंपेनर, हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दो तो हमारी पहले से रैलियां करके चले गए हैं जी, और हमारे यहाँ पे जो है वो 4 विधायक और जो है वो यहाँ पे लगे हैं। रोहित ठाकुर जी यहाँ पे लगे हैं, अरुण सिंह जी यहाँ पे लगाया है, भवानी पठानी जी यहाँ पे लगे हैं, नीरज नैयर यहाँ पे लगे हैं। नीरज नैयर जी और भवानी पठानी जी पहले बैठक यहाँ पे करके चले गए, बाकी लोग भी आएंगे और पार्टी हाईकमांड जो है जैसे जैसे समझेगी यहाँ पे उनको भेजना है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी स्टार प्रचारक हमारी जनता है और जनता जो है वो आज स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रही है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को लाना है और सरकार में कांग्रेस की मजबूती करनी है और अपने रुके काम करवाने हैं। जिस तरीके से जो है वो 1 जून को लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले काफी समय है आपको जनता के बीच जाने का। पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है वो एग्रेसिव बयानबाजी देखने को मिली है, तो क्या विवेक शर्मा भी एग्रेसिव बयानबाजी के साथ जनता के बीच जाएंगे या जनता के मुद्दों की बात भी होगी? देखिए, मेरा तो मानना है कि बोलने को तो आप कुछ भी बोलें, राजनीति विचारों की लड़ाई है। हमने जो हमारा वैचारिक तंत्र है हम उसके माध्यम से राजनीति करें तो मैं समझता हूं कि उसकी भूमिका कुछ और रहती है। और आज के समय में बोलेंगे तो कुछ चुनाव में तो जो मर्जी बोलते रहे, मगर हम सत्ता में बैठे हैं, हमें पता कि हम जो बात बोलेंगे उसका हमें जवाब भी देना है। विपक्ष के लोग तो सपना दिखाएंगे, तो पहले भी सपना दिखाते रहे, ये कर दिया, 15 लाख ला दिया, युवाओं को रोजगार दे दिया, मिला तो कुछ नहीं। मगर हम सत्ता में बैठे हैं, हम वही बात कहेंगे जो सरकार करने वाली है। जहां तक मेरे क्षेत्र की बात है, यहां पर 14 महीनों में जिस तरह से 14 महीने कार्यकाल में जो जिस चीजों के खिलाफ हम थे, जिन चीजों को लेके हमने पिछला चुनाव लड़ा, हम यहाँ पे ठेकेदारी के खिलाफ थे, हम यहाँ पे माफी के खिलाफ थे, हम यहाँ पे जो है वो जो वन माफिया था उसके खिलाफ थे, खनन माफिया के खिलाफ थे। और वो सब चीजें जो 14 महीने में जो है वो माननीय जो आपके पिछले जो विधायक रहे उनके द्वारा 14 महीने में इसके ऊपर पूरा तंत्र चलाया गया। तो हमारा तो विचार इस बात से जो विपक्ष में है कि हम चाहते हैं कि हमने अपने लोगों को फायदा देना है, हम जनता के पक्ष में हैं, तो जनता के पक्ष में जाकर जो है हम इस बात को रखें कि जो हमने वायदे उनके साथ किए थे, इनलीगल माइनिंग हम सरकार ने कहा कि हमने उसको रोकना है, हम उसके खिलाफ हैं और निश्चित तौर के ऊपर हम उसके खिलाफ हैं। और जितना भी माफिया है हमने इसके ऊपर रोक लगाने की बात की थी, तो निश्चित तौर के ऊपर हम उसके खिलाफ हैं। हम तो ना ठेकेदारी करते हैं, ना हमारा कोई आगे कोई विजन है कि ठेकेदारी करने का। तो ये लोग ठेकेदारी के माध्यम से आए, इनलीगल माइनिंग के काम के माध्यम से आए और इसी करके जो है इन लोगों ने सरकार से जो भागने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी हमारा विजन बड़ा क्लियर है। हमारा विजन कुटलैड़ के युवाओं के लिए है, कुटलैड़ के युवाओं के रोजगार के लिए है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए है, पर्यटन की दृष्टि से कुटलैड़ को कैसे उभारना है उसके लिए। और जैसे हमें समय मिलेगा और भगवान मौका दे, जनता हमें इसके लिए मौका दे, तो हम निश्चित तौर के ऊपर उसके ऊपर काम करेंगे। और 3.5 साल का कार्यकाल है, 3.5 साल में जो है वो हमारी कुटलैड़ की बहुत बड़ी समस्या पानी की है, पानी की समस्या के ऊपर काम किया जाएगा। तो ये काम होंगे और जनता के बीच अगली बार अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारी जो है प्राथमिकताएं कुटलैड़ की जनता के लिए बहुत जरूरी है, अगर रिजल्ट आपके फेवर में होता है, विवेक शर्मा जो है विधायक बनते हैं कुटलैड़ से, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कुटलैड़ को लेकर क्या रहने वाली? क्योंकि जिस तरीके से कहा पिछले 15 महीनों में आप ही के पार्टी के विधायक जो हैं यहां से चुनकर विधानसभा पहुंचे थे, बहुत सारी खामियां आपने उनकी गिनाई, अब रिपोर्ट कार्ड की बात भी आप कर रहे हैं, तो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी के कार्य क्या होने वाले हैं आने वाले समय में? पहले तो देखिए मैं बताऊं कि जहां तक खामियों की बात है, हमने तो खामियां उनकी क्या बताएं, उनकी खामियां अपना जग जाहिर होगी कि वो लोग किस सोच के साथ यहाँ पर आए थे। जहां तक मेरे काम करने की बात है, सत्ता में हम जाते हैं, हम तो जो हमारे आला नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं,
उनके दिशानुसार जो है हमारी कोशिश रहेगी कि कुटलैहड़ का जो युवा वर्ग है, सबसे पहले उस युवा वर्ग के लिए किस तरह से हम उनको जो है वो सरकारी और गैर सरकारी तंत्र में जो है वो नौकरियां दें, ताकि क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे नौकरियां जो है वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं है। नौकरियां देना हमारा जो है वो सबसे पहला जो है वो दायित्व रहेगा कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को किस ढंग से जो है उनके घरों में जो है वो रोजगार के साधन लेके आए थे, ताकि उनका परिवार जो है चल पड़े। उसके बाद पर्यटन की दृष्टि से कुटलैहड़ को आगे बढ़ाना है, और हमारी सरकार ने भी 10 करोड़ रुपए जो है वो वाटर स्पोर्ट्स के लिए अंदरौली यहाँ पे जगह है वहां पे दिया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, पानी की बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमारा टारगेट है कि 3.5 साल का कार्यकाल जो है, इसी कार्यकाल में पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये विवेक शर्मा हैं, हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। कुटलैहड़ में जो ये उपचुनाव का सियासी रण है, उनमें इनका विजन क्या है। चुनौतियां बहुत हैं, आने वाले समय में देखना ये होगा कि 4 जून को जब कुटलैहड़ की जनता के मत का रिजल्ट आएगा तो फेवर किसकी ओर होता है। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए देश और प्रदेश की खबरों के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।